हेलो गाइस, मेरा नाम है दीपक और आप देख रहे हैं फॉर आपकी सक्सेस। गाइस, ये इंडियन पॉलिटी यानी भारतीय राज व्यवस्था के 1000 प्लस एमसीक्यूज़ की मास्टर सीरीज चलाई जा रही है, जिसका यह पार्ट 11 है। और इसमें हमने आपके लिए शानदार 50 प्रश्नों को लिया है, जो कि बहुत ही अच्छे लेवल के हैं। ग्रुप डी से लेके पीसीएस लेवल तक के प्रश्न डाले गए इसमें। तो आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखेंगे। उससे पहले मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ, ये कि आप कमेंट बॉक्स में आप हमें ये बताएं कि आप किस किस एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं और किस एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन पे बेस्ट वीडियो आप चाहते हैं और कौन से सब्जेक्ट्स की वीडियो आप चाहते हैं इस पॉलिटी के सीरीज़ के बाद। तो आप कमेंट बॉक्स में हमें बताएं ताकि हमें पता चल सके कि मैक्सिमम स्टूडेंट्स का जो राय होगा उसी पे हम अगली वीडियो अगली सीरीज़ जो लाएंगे। ठीक है, ये पॉलिटी है। आगे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस, जो भी पे आपको वीडियो चाहिए वो आप हमें कमेंट बॉक्स में मैक्सिमम कमेंट करके बताएं ताकि हम समझ सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। हमारा पहला क्वेश्चन है, किस देश में दोहरी नागरिकता का सिद्धांत स्वीकार किया गया है? तो इसका राइट आंसर है अमेरिका। अमेरिका में बता दें आपको कि दोहरी नागरिकता का सिद्धांत स्वीकार किया गया है। जैसे आप एग्जांपल ले लें कि भारत में इंडिया एक अपने आप में एक देश है, लेकिन इसमें बहुत सारे राज्य हैं। ठीक है, यूनियन टेरिटरीज़ हैं, जैसे बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, उत्तर प्रदेश। तो अभी अमेरिका में क्या है ना कि अमेरिका की एक अपनी सिटीजनशिप है, नागरिकता है। साथ ही साथ वो जिस स्टेट से बिलोंग करते हैं वहाँ की भी एक नागरिकता उन्हें मिलती है। इसी को दोहरी नागरिकता कहते हैं। तो अमेरिका में दो प्रकार से नागरिकता दिया जाता है, इसलिए इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान में राज्यपाल का पद कहाँ के संविधान से लिया गया है? अच्छा क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, रूस के संविधान से हमने जो राज्यपाल का पद है उसे लिया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, संविधान को सामाजिक परिवर्तन का उपकरण बनाना चाहते हैं। ठीक है, तो आप देखेंगे डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी डीपीएसपी जो है, उसमें जो प्रावधान जो दिए गए हैं उनका मेन एम होता है सामाजिक परिवर्तन लाना ही सारा एम है। जितना भी उनमें प्रावधान दिए हैं सब सामाजिक परिवर्तन किसी न किसी प्रकार से लाना चाहते हैं। इसके राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, संविधान को सामाजिक परिवर्तन का उपकरण बनाना चाहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा से मुस्लिम लीग के बहिष्कार का प्रमुख कारण क्या था? तो संविधान सभा से मुस्लिम लीग के बहिष्कार करने का प्रमुख कारण था, मुस्लिम लीग मुस्लिमों के लिए एक अलग संविधान सभा की मांग चाहती थी। आपको बता दें, जब कैबिनेट मिशन भारत आया था तो मुस्लिम एक्चुअली अलग से ही संविधान बनाना चाहती थी अपने, और अलग देश का ही मांग करती थी। ठीक है, और ये संविधान सभा जो बना था भारत में, इसमें वो रहना नहीं चाहती थी। उन्हें लगता था ये कि मुस्लिम का रिप्रेजेंटेशन यहाँ पे नहीं ठीक से हो रहा है। ठीक है, तो अलग संविधान सभा चाहती थी। ऑप्शन बी क्या है इसका? करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर्वोच्च न्यायालय के किस निर्णय ने भारतीय संविधान के स्वरूप को सर्वाधिक प्रभावित किया है? तो भारतीय संविधान के जो स्वरूप को सबसे ज़्यादा प्रभावित किया उसने, वो कौन सा था? वो था केशव नंदा भारती बनाम केरल राज्य। ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। आपको बता दें कि ये जो केस हुआ था, इस केस के अंतर्गत बेसिक स्ट्रक्चर है ना, बेसिक स्ट्रक्चर का कंसेप्ट दिया गया है। बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है संविधान में, जिसे ना ही संसद और ना ही कोई भी सुप्रीम कोर्ट या किसी भी प्रकार से बेसिक स्ट्रक्चर को छेड़ा नहीं जा सकता, ये सुप्रीम कोर्ट ने बताया है। तो किस संशोधन के द्वारा, किस सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के द्वारा? तो केशव नंदा भारती बनाम केरल राज्य के जजमेंट के द्वारा, इसी जजमेंट में ये दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि किस एक्ट के तहत अंग्रेजों को बिना अनुमति भारत आने और यहाँ भूमि खरीदने का आज्ञा प्राप्त हो गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन जी, 1833 के चार्टर एक्ट। ठीक है, इसके तहत जो है वो अंग्रेजों को बिना अनुमति भारत आने और यहाँ भूमि खरीदने का आज्ञा प्राप्त हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, संविधान की प्रस्तावना सभी भारतीय नागरिकों को निम्न में से कौन सा एक उपबंध कराने के लिए वायदा नहीं करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पूजा की समानता। ठीक है, इसका ऐसा कहीं नहीं है, प्रस्तावना में इन जैसी चीज़ों का जिक्र नहीं किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार की श्रेणी से हटाकर किस अनुच्छेद के अंतर्गत रखा गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद
300A। इसको मैंने डिटेल में पिछली वीडियोस में बताया, आप जाके वहाँ पे देखें किस प्रकार से मूल अधिकार से हटा के इसको लीगल अधिकार या फिर ह्यूमन राइट्स बना दिया गया है, संपत्ति के अधिकार को। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 कि संवैधानिक अधिकार का अर्थ है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वह शक्ति जो संविधान सम्मत है। ठीक है, सम्मत है, नहीं नहीं यही होगा, जो संविधान कंसेंसुअल है, जो संविधान को कंसेंट उसको सहमति देता है, वो अधिकार संवैधानिक अधिकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सामाजिक समानता संविधान में प्रत्याभूत है। ठीक है, सामाजिक समानता जो है वो संविधान में प्रत्याभूत यानी कि गारंटेड है। ठीक है, प्रत्याभूत यानी कि गारंटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अमेरिकी संविधान की किस विशेषता हमारे संविधान पर प्रभाव नहीं पड़ा है। तो अमेरिका संविधान की किस विशेषता का हमारे संविधान पे प्रभाव नहीं पड़ा है, वो है संघ व्यवस्था। फेडरल सिस्टम, जो फेडरल ढांचा जो अमेरिका का है, हमारे भारत का वैसा फेडरल ढांचा नहीं है। ठीक है, हम लोग अपने आप को फेडरल बोलते हैं, लेकिन हमारा फेडरल ढांचा अमेरिका के फेडरल ढांचा जैसा, संघीय व्यवस्था जैसा भारत का संघीय व्यवस्था नहीं है, बहुत सारी भिन्नता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि भारतीय संविधान में व्यापार तथा वाणिज्य से संबंधित प्रावधान कहाँ के संविधान से लिया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑस्ट्रेलिया। तो आपको बता दें कि भारतीय संविधान में व्यापार और वाणिज्य से संबंधित प्रावधान जो है वह ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान के परिवर्तन के समय राज्यों की श्रेणियों को कब निश्चित कर दिया गया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1956 में। ठीक है, 1956 में ही आपको पता है स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन किया गया था। पूरे भारत को जो है स्टेट को रीऑर्गेनाइज तरीके से किया गया था। ABCD ग्रुप में जो डिवाइडेड थी पूरी कंट्री, उसको फिर से अरेंज करके उसको C को हटा के और बाकी तरीके से इसको स्टेट वाइज डिवाइड किया गया था। ठीक है, तो उसका राइट आंसर ऑप्शन 13 का कौन हो जाएगा, डी, 1956 में ही संविधान के परिवर्तन के समय राज्यों की श्रेणियों को निश्चित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि केंद्र में द्वैत शासन किस अधिनियम के द्वारा स्थापित हुआ था। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, भारत सरकार अधिनियम 1935। ठीक है, इस समय क्या हुआ था कि केंद्र में द्वैत शासन लगाया गया था। ठीक है, प्रोविंस से हटा के, ठीक है, और केंद्र में द्वैत शासन को लगाया गया था 1935 में। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि केंद्रीय लोक सेवा आयोग, ठीक है, UPSC का गठन किस अधिनियम के तहत किया गया था। तो ये क्वेश्चन को मैंने डिटेल में भी समझाया, आप जाके देखिएगा स्टार्टिंग के 1-2 वीडियोस। वर्ष 1919 में UPSC का गठन किया गया था इसी अधिनियम के तहत। भारत के लिए संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्वराज पार्टी ने 1924 में। ठीक है, इस क्वेश्चन को भी बताया मैंने, 1924 में स्वराज पार्टी ने संविधान की रचना के लिए संविधान सभा का सबसे प्रथम इस पर विचार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन 1 अगस्त 1946 में घोषित प्रथम अंतरिम सरकार में शामिल नहीं थे। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, डॉक्टर एस राधाकृष्णन जो थे वो अंतरिम सरकार में शामिल नहीं थे, जो पहली बार जो हुई थी घोषित अंतरिम सरकार। और निम्न में से किस स्थिति में किसी भारतीय व्यक्ति को भारतीय नागरिकता समाप्त हो सकती है। तो त्यागने पर, है ना, पर्यावरण पर और वंचित किए जाने, इन तीनों कंडीशन में क्या है ना, भारतीय नागरिकता समाप्त हो सकती है। इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यह सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि भारतीय संविधान सभा के प्रथम दिन, ठीक है, भारतीय संविधान सभा के प्रथम दिन के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी। राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन डी, सच्चिदानंद सिन्हा। हाँ, बाद में फिर कौन बन गए थे, राजेंद्र प्रसाद बाद में बने थे, लेकिन शुरुआत किसने की थी, सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी। तो ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रस्तावना का वह प्रावधान जो सभी वयस्क नागरिकों को मतदान का अधिकार प्रदान करता है वो क्या कहलाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रजातंत्र। आपको पता है प्रजातंत्र शब्द आते ही जो है कि सभी की भागीदारी सुनिश्चित हो जाती है। इसमें वोटिंग के बेसिस पे जो है यहाँ पे चुनाव होता है और जो लीडर्स चुने जाते हैं वो वोटिंग के बेसिस पे होते हैं। ठीक है, तो प्रजा की अहम भूमिका यहाँ पे होती है। तो यही कह रहा है कि प्रस्तावना का वह कौन सा प्रावधान है जो सभी वयस्क नागरिकों को मतदान का अधिकार प्रदान कराता है। तो यह प्रजातंत्र है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देशी रियासतों को भारतीय संघ का अंग बनाने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। तो ये क्वेश्चन आपको पता होगा, सरदार पटेल और वीपी मेनन, ये दोनों की भूमिका सबसे अहम रही थी जो
जो राज्य संघ में नहीं मिल रहे थे भारत के संघ में, उनको इसमें जोड़ने के लिए इन दोनों ने बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, संविधान सभा के लिए चुनाव कब हुए थे? तो संविधान सभा के लिए चुनाव 1946 में ही हुए थे। इसी समय कैबिनेट मिशन भारत आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौलिक अधिकारों का उद्देश्य क्या है? तो मौलिक जो अधिकार है उसका उद्देश्य है व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना। ठीक है। फंडामेंटल राइट जो है ना, वो पर्सनल फ्रीडम को ज़्यादा ये सुनिश्चित करने की बात करता है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नागरिकों को प्राप्त सांस्कृतिक एवं शिक्षण अधिकारों का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो उसका मुख्य उद्देश्य है कि भारत की संपन्न सांस्कृतिक विरासत को बनाए रखना। जो भारत की हमारी विरासत है, सांस्कृतिक विरासत, उसको बनाए रखना ही उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है कि संविधान के किस अनुच्छेद के प्रावधानों के अंतर्गत सरकार द्वारा भारत रत्न, पद्म विभूषण आदि अंकलन प्रदान किए जाते हैं? ठीक है। किस अनुच्छेद के प्रावधानों के अंतर्गत, ये ध्यान दीजिएगा ये पॉइंट। तो इसका राइट आंसर है अनुच्छेद 18। तो अनुच्छेद 18 के अंतर्गत सरकार जो है पद्म विभूषण और अलग अलग जो भी पद है, भारत रत्न, ये सब पद प्रदान दिए जाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति को विदेश यात्रा के अधिकार को संरक्षण प्राप्त प्रदान करता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 19। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल अधिकार मूल कहलाते हैं क्यों? तो फंडामेंटल राइट फंडामेंटल क्यों कहलाते हैं? ठीक है। मूल क्यों कहते हैं इन्हें? इन्हें मूल कहने का कारण है कि ये मानव विकास के लिए बहुत आवश्यक है। ठीक है। ये हमारे डेवलपमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये राइट्स हमें नहीं मिलेंगे तो हम डेवलप नहीं कर पाएंगे। ठीक है। इस कारण से इन्हें हम फंडामेंटल राइट्स कहते हैं और इन्हें फंडामेंटल कहते हैं। तो ऑप्शन डी राइट हो इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि मौलिक कर्तव्य किस देश की प्रेरणा से भारत संविधान में शामिल किया गया है? तो राइट आंसर है रूस। रूस से मौलिक कर्तव्य बयान की फंडामेंटल ड्यूटी भारत की संविधान में जोड़ा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वसम्मति से निर्वाचित भारत के राष्ट्रपति थे। तो सर्वसम्मति से निर्वाचित भारत के कौन से राष्ट्रपति थे? वो थे नीलम संजीव रेड्डी। ठीक है। नीलम संजीव रेड्डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण नहीं करता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा सिविल सेवक। आपको पता है कि सिंपली आप समझिए, ये इतना हिंदी घुसी नहीं, आप सिंपली समझिए कि कौन सा पद को राष्ट्रपति अपने इच्छा के अनुसार हटा सकते हैं। ठीक है। तो इसमें न्यायवादी को और राज्यपाल को जो है राष्ट्रपति हटा सकते हैं, सिविल सेवक को नहीं हटा सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के उपराष्ट्रपति को किस विधि द्वारा पदच्युत किया जा सकता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, राज्यसभा द्वारा ऐसा प्रस्ताव पारित करके लोकसभा की सहमति से। ठीक है। राज्यसभा प्रस्ताव पारित करेगा और लोकसभा उस पर सहमति जताएगा तो जो है उपराष्ट्रपति को उनके पद से हटाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32 है फ्रेंड्स कि भारत का राष्ट्रपति निर्वाचित होने के पूर्व निम्न में से कौन किसी राज्य का राज्यपाल था? तो देखिए, अभी वर्तमान में तो आपको पता है कि जो हमारे रामनाथ कोविंद हैं, ठीक है, ये भी राज्यपाल रह चुके हैं। लेकिन इनको हटा दें तो कौन थे वो राष्ट्रपति? एक और जो थे, जो राष्ट्रपति होने से पहले किसी राज्य के राज्यपाल थे। तो इसका राइट आंसर है डॉक्टर जाकिर हुसैन। ठीक है। डॉक्टर जाकिर हुसैन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने 2 पूर्ण अवधि के लिए भारत के उपराष्ट्रपति पद को संभाला है? तो भारत के उपराष्ट्रपति पद को 2 बार पूर्ण अवधि के लिए संभाला है। तो उसने संभाला है डॉक्टर एस राधाकृष्णन ने। ऑप्शन ए राइट है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति की मृत्यु, पद त्याग तथा हटाए जाने पर पद में हुई रिक्त को भरने की समय सीमा क्या है? तो इसकी समय सीमा है 6 महीने के अंदर इस पद के लिए इलेक्शन करवाना होगा और इसे भरना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है? तो भारत में जो है वो कार्यपालिका का अध्यक्ष राष्ट्रपति होता है, लेकिन ये नॉमिनल होता है। ठीक है। इसको कहते हैं नाम मात्र का। लेकिन रियल वास्तविक अध्यक्ष कौन होता है? वो प्रधानमंत्री होता है। पावर को एक्सरसाइज अब प्रधानमंत्री ही करता है। राष्ट्रपति एक नाम मात्र का हेड होता है, नॉमिनल। ठीक है। कार्यपालिका हेड। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि भारत के राष्ट्रपति ने जिस एकमात्र मामले में वीटो शक्ति का प्रयोग किया था वह कौन सा मामला था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, भारतीय डाक अधिनियम। इस मामले में पार्लियामेंट के द्वारा पास किए गए बिल को भी राष्ट्रपति ने अपना वीटो शक्ति का इस्तेमाल करके निरस्त कर दिया था। ठीक है। वीटो शक्ति अलग अलग तरह की बहुत तरह की वीटो शक्ति भारत के राष्ट्रपति को दी जाती है
और वो अलग अलग केस के लिए अलग अलग कंडीशन है, उसके सरकमस्टांसेस है, किस किस कंडीशन में कौन कौन से वीटो यूज़ कर सकते हैं, और वीटो यूज़ करके वो बिल को निरस्त कर सकते हैं, कुछ समय के लिए पेंडिंग कर सकते हैं, और तरह तरह की चीज़ें उसमें जुड़ी हुई हैं। ठीक है, हम क्वेश्चन के माध्यम से आगे भी करते रहेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राज्यसभा की बैठकों का सभापति कौन करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उपराष्ट्रपति। इजी क्वेश्चन है, आपको पता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो या दो से अधिक राज्यों अथवा संघ राज्य क्षेत्रों को मिलाकर नए राज्य का निर्माण निम्नलिखित में से कौन कर सकता है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर है संसद। ठीक है, ये क्वेश्चन भी हमने डिस्कशन करा था इसके बारे में भी। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि लोकसभा का अध्यक्ष किसको संबंधित लेख द्वारा अपना प्रतिज्ञा दे सकेगा? तो इसका राइट आंसर है लोकसभा का उपाध्यक्ष। ठीक है, लोकसभा के उपाध्यक्ष को अपना प्रतिज्ञा लिख के द्वारा दे सकता है। ऑप्शन डी इसका क्या है? करेक्ट है। 40 नंबर क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन संसद का सदस्य नहीं है किंतु संसद की कार्यवाही में भाग ले सकता है? इसका राइट आंसर है भारत का महान्यायवादी, अटर्नी जनरल। ठीक है, अटर्नी जनरल जो है वो मेंबर नहीं होते, उसके बाद भी दोनों जगह भाग वो लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल कर्तव्य क्या है? तो मूल कर्तव्य जो है वो है नैतिक कर्तव्य और नागरिक कर्तव्य, ये दोनों है, इसलिए ऑप्शन सी इसका क्या होगा? 41 का करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसदीय व्यवस्था में चक्रों के भीतर चक्र का प्रयोग, चक्रों के भीतर चक्र का प्रयोग, याद रखिएगा पॉइंट को, निम्न में से किसके संदर्भ में किया जाता है? तो इसका राइट आंसर है मंत्रिमंडल के संदर्भ में किया जाता है। चक्रों के भीतर चक्र, मंत्रिमंडल होता है, उसके अंदर भी एक कैबिनेट होता है, कुछ ही लोग इसमें रहते हैं, प्रधानमंत्री के साथ 4 5 6 लोग। ठीक है, तो इसी चक्र के भीतर चक्र का जो शब्द का प्रयोग किया जाता है वो मंत्रिमंडल के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि राज्यसभा के सदस्य चुने जाते हैं, तो राज्यसभा के जो सदस्य है वो राज्यों की विधानसभाओं द्वारा चुने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 है कि निम्न में से किसका संबंध संघीय बजट से है? तो आंसर राइट इसका है कटौती प्रस्ताव। कटौती प्रस्ताव का जो संबंध है वो बस संघीय बजट से है। बाकी निंदा प्रस्ताव, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव, स्थगन प्रस्ताव, ये सब कार्यवाही से संबंधित है पार्लियामेंट के। ठीक है, बाकी कटौती प्रस्ताव जो है वो बजट से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा की बैठक समाप्त की जा सकती है? तो लोकसभा की जो बैठक है वह स्थगन द्वारा, सत्रावसान द्वारा और विघटन, यानी कि ऑप्शन डी, इन तीनों के द्वारा जो है इसकी जो बैठक है वो समाप्त की जा सकती है। इसलिए क्वेश्चन नंबर 45 का जो आंसर है वो ऑप्शन डी, सभी, स्थगन द्वारा, सत्रावसान और विघटन द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि लोकसभा के कम से कम कितने सत्र बुलाए जाते हैं? कम से कम 2 तो बुलाने ही होते हैं। ठीक है, वर्ष में 2 बार, 6 महीने में, तो कम से कम 2 बार जो इसके सत्र हैं ये बुलाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रथम लोकसभा अध्यक्ष थे। वेरी पॉपुलर क्वेश्चन एंड वेरी इंपॉर्टेंट भी है, आज भी पूछे जाते हैं क्वेश्चन। और नेक्स्ट राइट है इसका जीबी मावलंकर। ठीक है, जीबी मावलंकर, ऑप्शन ए करेक्ट है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसको हटाने का प्रावधान संविधान में नहीं है? तो गवर्नर को हटाने का जो प्रावधान है ऑप्शन सी करेक्ट है, संविधान में नहीं है, इसको राष्ट्रपति हटाते हैं। किसी तरीके से रिटन प्रोसेस नहीं है कि इस प्रोसेस से किसी गवर्नर को हटाया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 49, संसदीय समिति नहीं है, इन 4 में से कौन सी जो है वो संसदीय समिति नहीं है? तो अनुदान मांग समिति जो है संसदीय समिति नहीं है। सार्वजनिक उपक्रम समिति, लोक लेखा समिति, ये प्राचीन नहीं है, ये प्राक्कलन है, तो प्राक्कलन समिति ये सब संसदीय समिति है, अनुदान मांग समिति नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संसद की निम्न में से किस एक समिति में राज्यसभा का कोई सदस्य नहीं होता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्राक्कलन समिति। ठीक है, प्राक्कलन समिति में राज्यसभा का कोई भी सदस्य नहीं होता है। तो फ्रेंड्स, ये थे हमारे आज की वीडियो के मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेलेक्टेड 50 क्वेश्चंस। ठीक है, अब बारी हमारे क्विज, तो अब है टाइम हमारे क्विज का। क्विज का क्वेश्चन बताने से पहले कि पिछली वीडियो में जो मैंने क्वेश्चंस आपसे पूछे थे उन सभी क्वेश्चंस के बहुत से स्टूडेंट्स ने जवाब सही दिए हैं, लेकिन मैंने पिछले दूसरे 2 वीडियो में ऑब्जर्व किया कि पिछली वीडियो में जो मैंने सवाल पूछे थे उसमें बहुत सारे स्टूडेंट गायब है कमेंट सेक्शन से, वो आंसर नहीं किए हैं। और पिछली वीडियो में मैंने थोड़ा डिफ़िकल्ट सवाल पूछा था, मुझे लगता है इसी कारण आप स्टूडेंट्स गायब हैं।
तो ऐसा नहीं कीजिए, ठीक है। और अगर आप चाहते हैं हम आपसे इजी ही सवाल पूछें तो हम ठीक है, हमसे हम इजी ही सवाल पूछेंगे, लेकिन हम मेरी कोशिश थी कि आप डिफ़िकल्ट सवाल को अटेम्प्ट करते, उसमें पार्टिसिपेट करते, वो आपके लिए अच्छा होता। लेकिन आप चाहते हैं कि हमसे इजी ही सवाल पूछा जाए, तो कोई बात नहीं है, मैं आपसे इजी ही सवाल पूछूंगा, लेकिन आप पार्टिसिपेट कीजिए। और ये भी सवाल पूछूंगा, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। तो आज का जो सवाल है आपके लिए, तो सुनिए सवाल को कि ऑल इंडिया किसान सभा का जो गठन किया गया था, ठीक है, ऑल इंडिया किसान सभा का गठन किस वर्ष किया गया था। ऑप्शन आपके लिए ए है 1926, ऑप्शन बी है 1936, ऑप्शन सी है 1946, ऑप्शन डी है 1956। आप कमेंट बॉक्स में मुझे आंसर कीजिए कि ऑल इंडिया किसान सभा का गठन किस वर्ष किया गया था। हमें आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहता है। तो वीडियो शुरू से अंत तक देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।